नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस एग्जाम 2021 का ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो एक ऑप्शनल आप चूज़ करेंगे, उसके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और 2, जो कि दोनों ही हम इसी वीडियो में देखेंगे। और इन दोनों ही पेपर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी हुई है। ठीक है, तो जिन लोगों को ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में सब कुछ पता है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जाके तुरंत। बाकी जो लोग नए लोग हैं, काफ़ी लोग नए होंगे जो जानना चाहते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो यूपीएससी में जो सबसे ज़्यादा ऑप्शनल चूज़ किए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं यूपीएससी में जिनको लोग सबसे ज़्यादा चूज़ करना पसंद करते हैं। ठीक है, चूज़ करते हैं, तो उनमें से ज्योग्राफी भी आता है एक। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी वजह हैं क्यों लोग ज्योग्राफी इतना ज़्यादा चूज़ करते हैं। तो हर एक ऑप्शनल की अपनी खूबी होती है। तो ज्योग्राफी के मामले में ये है कि एक तो ये साइंटिफिक नेचर का है, तो जिनका बैकग्राउंड थोड़ा साइंस बैकग्राउंड रहा है, और एक तो वो लोग चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनको समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी क्लियर हो जाते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से। दूसरा, या तो जिन लोगों ने कभी ज्योग्राफी पढ़ रखी होती है वो लोग चूज़ कर लेते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है, ये आपको बहुत सपोर्ट करता है दूसरे पेपर्स में, जैसे कि जीएस के फर्स्ट पेपर में। आप जानते हैं, आप ज्योग्राफी ऑप्शन लें चाहे ना लें, आपको ज्योग्राफी तब भी पढ़नी पड़ेगी मेंस के जीएस के फर्स्ट पेपर में। वहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मतलब पूछा ही जाता है, तो ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, तो वहाँ पे फर्स्ट पेपर में सपोर्ट करता है। जीएस के थर्ड पेपर में भी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो निबंध कभी डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन उस तरीके से कभी पूछ दिया गया, तो थिंकिंग डेवलप हो जाएगी जो ज्योग्राफी की आपकी एक, तो उससे भी सपोर्ट थोड़ा सा वहाँ पर मिल सकता है। लेकिन 2021 में तो खैर सारे ही जो निबंध हैं वो सब फिलॉसफी से रिलेट करके पूछ दिए गए। ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है, प्रीलिम्स में तो आपको ज्योग्राफी पूछी ही जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, तो यही सब ज्योग्राफी के फ़ायदे हैं। हर एक ऑप्शनल के अपने फ़ायदे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी मतलब ऐसा कुछ जो है। ठीक है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, माध्यम को लेकर। होता क्या है कि हिंदी माध्यम वालों के साथ समस्या ये है, देखो 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, तो ज्योग्राफी में 250 250 से ज़्यादा नंबर हिंदी माध्यम में लाना थोड़ा मुश्किल ऐसा देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में। ठीक है, तो ये आप यूट्यूब पे पूरा इसके बारे में रिसर्च कर लेना, पूरा पता कर लेना, टॉपर जिनको जैसे जैसे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी माध्यम वाले थोड़ा देख लें। ठीक है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा पता कर लें इसके बारे में। ठीक है, और जो तो फर्स्ट पेपर में यहाँ पर आपके जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर में यहाँ पर पूछी जाएगी आपकी, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाती है, यानी भौतिक भूगोल पूछा जाता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी पूछी जाती है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, यानी मानव भूगोल पूछा जाता है। सेकंड पेपर जो होगा वो पूरा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित होगा, भारत का भूगोल पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, तो भारत मतलब भारत का जो फिजिकल है, भारत का जो कुछ भी है, ठीक है, इंडियन का, वो सेकंड पेपर में पूछा जाता है, जो कि इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पेपर है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में छपा हुआ है, जो भी आपने मीडियम चूज़ किया होगा उसी में आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे इस फर्स्ट पेपर में, जिनमें से सिर्फ 5 के आंसर आपको लिखने हैं, और जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। ठीक है, बाकी ये 5 करने हैं आपको। ठीक है, ये आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा। तो सेक्शन ए जो है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंपलसरी है। ठीक है, और इसकी जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट है, वो 150 वर्ड है। ठीक है, जो 10-10 नंबर वाले जो कंपलसरी जो क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटे छोटे 10-10 नंबर वाले हैं, इनकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड, 150 शब्दों के अंदर आपको लिखना है ये। ठीक है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक चीज़ ये भी है कि इसको थोड़ा सा अपडेट करते हुए आपको चलना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ दिया जाएगा। करंट अफेयर्स में करंट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उच्चस्थ समतलन, ठीक है, अल्टीप्लेनेशन, ठीक है, अवधारणा का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो हिंदी माध्यम वालों के जो समस्या मैं आपको बता रहा था, उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे इसकी जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो थोड़ी सी कठिन है। ठीक है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ये एक समस्या है। ठीक है, तो इसकी अवधारणा का वर्णन करना है। दूसरा पूछा गया है कि वायु सन्निहित रूपांतरण हेतु उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो ये पूछ लिया गया है। मतलब एयर मास मॉडिफिकेशन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट
फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर मास मॉडिफिकेशंस, ठीक है, तो इस पे लिखना है। अगला पूछा गया सागर सतह के तापमान में वृद्धि से संबंधित संकटों की विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर पूछा गया है जीन कोष केंद्र जैव विविधता संरक्षण के लिए अच्छी आशा है, ठीक है। तो ये अब देखो आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए तो वहाँ ये सब चीज़ें भी पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ी हेल्प करता है ये, तो पूछ लिएगा वहाँ से। इसके अलावा पूछा गया एशिया में उच्च भूमि निम्न भूमि की स्थिरता के लिए हिमालय की पारिस्थितिकीय सेवाएं कैसे जरूरी हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पूछा गया प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना समस्थिति और महाद्वीपीय अपवाह सिद्धांत जो कि है ड्रिफ्ट थ्योरी से लिया गया है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए विस्तार से बताइए, ठीक है। तो ये पूछा गया है। इसके बाद पूछा, ये देखो 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे ही क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो 50 नंबर का था, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 50 नंबर का है। तो ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर 20 नंबर का है, फिर ये 15-15 नंबर के हैं। अब इनकी वर्ड लिमिट यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन जैसा कि ऊपर जो 10 मार्क के थे उनको 150 वर्ड में लिखना था, ठीक है। ये जो 20 मार्क के हैं इनको आप 250 शब्दों के आसपास तक लिख सकते हो, 15 मार्क्स वाले को 200 वर्ड्स के आसपास आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर पूछा गया यहाँ पे प्रशांत महासागर की तली स्थलाकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है, यहाँ ये पूछा गया है। फिर पूछा गया मृदा अपरदन तथा मृदा निम्नीकरण खाद्य आपूर्ति में खतरा है, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से खतरा है उसकी विवेचना करनी है। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपों पर वर्षण के विविध प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया है। इसके अलावा पूछा गया सामुद्रिक सुरक्षा की उपेक्षा हो रही है, प्रमुख चुनौतियों को इंगित कीजिए और समुद्र नियम के संदर्भ में उपाय सुझाइए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा ना अपडेट करते हुए चलना है, तो करंट से रिलेट करके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन तटस्थता यानी कार्बन न्यूट्रलिटी अवधारणा की व्याख्या करते हुए कार्बन धनात्मक और ऋणात्मक राष्ट्रों द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से पूछ लिया गया, आपने पढ़ा ही होगा इन्वायरमेंट में ये सब। अगला क्वेश्चन है कि मानव के पारिस्थितिकी अनुकूलनों का उपयुक्त उदाहरणों सहित विस्तृत विवरण दीजिए, विश्व के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया 20 नंबर में। फिर है पूछा गया जल संभर क्षेत्र में निरूपण में सरिता बेसिन और अपवाह विभाजक महत्वपूर्ण अवयव हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है तड़ित यानी लाइटनिंग जो बिजली होती है के कारणों को इंगित करते हुए इसके संबंधित खतरों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया। अब 4 के चारों तो करने नहीं है जैसा कि निर्देश में दिया गया है, मतलब एक सेक्शन से मैक्सिमम आप मतलब जो है 3 कर सकते हो हर सेक्शन से, जिसमें पहले पहले दोनों के सेक्शन के जो इम्पोर्टेंट है मतलब कंपलसरी है, ठीक है। तो 5वां ये कंपलसरी वाला है, ये भी आपको 150 वर्ड में लिखना है। तो पहला है कि सामाजिक एवं स्थानिक संरचना के मध्य अंतः संबंध जटिल हैं, सामाजिक स्थानिक द्वंद्व के संदर्भ में व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया। फिर पूछा गया सन 2050 तक शून्य कार्बन को प्राप्त करने हेतु तो ऊर्जा संक्रमण को एक साधन के रूप में कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर से पूछ दिया गया। अगला क्वेश्चन है संरक्षित कृषि स्वस्थ और बृहद उत्पाद में सहायता करती है, उदाहरण के साथ सही सिद्ध कीजिए, ठीक है। फिर पूछा गया प्रादेशिक विषमता संबोधन हेतु संसर्ग एवं पदानुक्रमीय विसरण प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। फिर पूछा गया है वर्तमान काल के संदर्भ में क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो वर्तमान काल के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि विकास जनित विस्थापन गंभीर चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, इसके कारणों परिणामों एवं समाधानों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 का ए। इसके बाद पूछा गया विकासशील विश्व की खाद्य सुरक्षा में अभिगम्यता और सामर्थ्य की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी से संबंधित पूछा गया। तो अभिगम्यता यहाँ पे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे हिंदी माध्यम में, ठीक है, यही इसकी समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रादेशिक नियोजन में पर्यावरणीय मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, टिप्पणी कीजिए। देखो माध्यम आपका हिंदी है, कोई समस्या नहीं है, आप इंग्लिश कम से कम इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ के आप उसको समझ सकें और सरल भाषा में उसको लिख सकें, ठीक है, ज्योग्राफी के शब्दों में, बस यही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया औपचारिक प्रदेशों के सीमांकन के मानकों सूचकों और तकनीकों को सुझाएं, ठीक है। तो ये पूछ दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, भू राजनीति में सीमाएं महत्वपूर्ण हैं, व्याख्या कीजिए। सीमाओं के समावेशी एवं अपवर्जी पहलू से क्या मुद्दे विकसित होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद पूछा गया है कि वैश्विक आर्थिक तंत्र एवं संस्कृति के संगठन में कुछ विशाल यानी मेगा शहर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भूगोल में प्रमुख प्रतिमान बदलाव के रूप में अतिवाद को क्यों देखा जाता है। इसके कारणों, उपागमों यानी अप्रोचेज तथा आलोचनाओं की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध होती आबादी के प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम होते हैं, उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी से पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत का समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर था। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर। तो ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में पूरा ही इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके सोर्सेज, बाकी तो बुक्स आप कहीं से भी पढ़ो, आप यूट्यूब से देख ही लोगे आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। कम से कम 11-12 की जो एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, वो बहुत हेल्प करेंगी आपको इस सेकंड पेपर में। ठीक है, तो बाकी फर्स्ट पेपर की तरह ही है। आपको यहाँ भी 8 में से 5 क्वेश्चन ही करने हैं, पहला और 5वां कंपलसरी है। ठीक है, तो ये पहला वाला कंपलसरी है। तो पहला इसमें दिया गया, आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित सभी की स्थिति को अंकित कीजिए। अपनी जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होगी उनमें इन स्थानों में से प्रत्येक का भौतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक महत्व अधिकतम 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो आपको पहचानना है और उसको 30 शब्दों में लिखना है, जैसा कि हिस्ट्री ऑप्शनल में होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो जीरो वैली है, उसके बारे में 30 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, इन सभी के बारे में 30-30 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है। ये 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटे छोटे। ठीक है, ये ए में है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में बताना है कि वो कहाँ है और उसके बारे में 30 शब्दों में लिखना है आपको। जो आंसर सीट आपको मिलेगी उसमें भी ये मैप दिया गया होगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना डाउनलोड करके क्या क्या पूछे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंध के भू राजनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की ज्वालामुखीय मिट्टियों के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो ज्वालामुखी मिट्टियाँ हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है उसकी विवेचना करनी है, डिस्कस करना है उस पर। फिर पूछा गया, उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बीच अंतर का तर्क सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि कंपलसरी था। फिर अगला क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन एक बड़ी समस्या है, इसके कारणों एवं अल्पीकरण के उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये 20 नंबर का है। फिर पूछा गया है, क्यों सूखा भारत में सबसे आम जलवायु चरम विशेषताओं में से एक है, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, फिर है, भारत में नदी जोड़ने की पारिस्थितिक और आर्थिक चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार मतलब पहले भी मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग हटके, मतलब नदी जोड़ने के बारे में तो पूछा ही जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पूछ दिया गया पारिस्थितिक और आर्थिक चुनौतियों की विवेचना करनी है। तो ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया, भारत के भावी आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ना, करंट अफेयर से अपडेट करके बिल्कुल वैसे ही पूछ लिया गया। भावी आर्थिक विकास यानी भविष्य में जो आर्थिक विकास होगा उसमें सौर ऊर्जा का क्या महत्व है, ये पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, भारत में शहरी समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के महत्व का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से, अगर यही जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछा जाए तो आपको उसका आंसर थोड़ा जीएस के हिसाब से लिखना है, लेकिन अब यहाँ चूंकि ऑप्शनल पेपर में पूछा गया है तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको डीप नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की। ठीक है, अगर ऑप्शनल में आपको आंसर लिखना है तो थोड़ा डीप उसका उस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आर्थिक विकास एवं जैव विविधता संरक्षण के संबंध में पारिस्थितिकी पर्यटन के महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में सभी प्रकार के कोयले के भंडार, वितरण और उत्पादन की विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर पूछा गया है, भारत की पूर्व वाहिनी नदियों की उल्लेखनीय विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवादों की समस्याओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। ठीक है, तो ये सेक्शन ए था।
और अब सेक्शन बी के क्वेश्चन देखेंगे। तो सेक्शन बी में जो है 5वां क्वेश्चन ये जो कि कंपलसरी है, 150 शब्दों में इनके आंसर आपको लिखने हैं यहाँ से। भारत की बाघ परियोजना की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर पूछा गया भारत में बादल फटने की समस्याओं का वर्णन उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया। फिर पूछा गया भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण के लिए जल विभाजन प्रबंधन की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो भारत से संबंधित, चूंकि इंडियन ज्योग्राफी से है ही। फिर पूछा गया भारत के संदर्भ में जनसंख्या देशांतरगमन यानी प्रवसन के रेवेनस्टीन के नियम की प्रासंगिकता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, पूछा गया है। फिर पूछा गया भारतीय शहरों की अशोक मित्र के वर्गीकरण विधि की विवेचना कीजिए, ठीक है। डिस्कस अशोक मित्राज क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ इंडियन सिटीज, ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय जलवायु पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो भारत की जलवायु पर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनके बारे में बताना है और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव क्या पड़ता है उनके बारे में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में भू जल संसाधनों के महत्वपूर्ण मुद्दों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये पूछ दिया गया क्रिटिकल इशूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया से संबंधित। अगला पूछा गया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू से संबंधित पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि कैसे पंचायती राज प्रणाली भारत में विकेंद्रीकृत योजनाओं में उत्प्रेरक है। देखो यहाँ से पूछ दिया गया पंचायती राज प्रणाली, ठीक है, विकेंद्रीकृत योजनाओं में उत्प्रेरक है। तो सिलेबस तो आप देख लेना कि वहाँ पे क्या क्या है, तो सिलेबस से ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारों की पहचान कीजिए और बेंगलुरु मुंबई गलियारे की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। देखो देखने में आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा, लेंदी तो होता ही है क्वेश्चन ऑप्शनल पेपर, मतलब सारे पेपर लेंदी होते हैं, लेकिन जैसा कि बताया ना 8 में से सिर्फ 5 ही करने हैं आपको, तो सारे नहीं करने हैं यहाँ पे, ठीक है। देख हम भले ही सारे क्वेश्चन रहे हैं लेकिन सारे नहीं करने हैं। अगला है भारत में उदारीकृत आर्थिक माहौल में बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास का आकलन कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने भारत के कुछ क्षेत्रों के विकास को कैसे बढ़ावा दिया है, परीक्षण करना है इसके बारे इसका, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगला क्वेश्चन है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम और भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। फिर पूछा गया भारत में व्यापार संतुलन की स्थिति का समालोचनात्मक आकलन कीजिए और मुद्दों से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाइए, ठीक है। तो क्रिटिकली यहाँ पर उपाय बताने हैं आपको, डिस्कस करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और ऑप्शनल आपका पेपर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसकी हम PDF दे देंगे या फिर उसका वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।